हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम कुछ बेहतरीन सवाल देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। जितने भी सवाल हैं वो सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। दोस्तों क्लियर है? तो आज का देखिएगा हमारा पहला सवाल, ये हूबहू व्यापम के पैटर्न पर आधारित है। यदि सवाल पूछता है व्यापम तो ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेगा, इतना तो मान लो आप। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने सवाल की ओर। देखिएगा आज का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको यहाँ पर दो कथन दिया गया है और इन दोनों कथनों पर आपको विचार करना है भाई कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। उसके आधार पर आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो चलते हैं। अपना पहला जो कथन है दोस्तों, 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 100 हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी बता रहा है हमको। क्या ऐसा कोई 5 पूर्णांक हो सकता है? वो पूर्णांक चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे क्यों ना अभाज्य संख्या हो, लेकिन क्रमागत होनी चाहिए, है ना, कंटिन्यू होने चाहिए, जिनका योग कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है? कथन है। दूसरा कथन है दोस्तों, 3 क्रमागत मान लो लगातार 3 संख्याएं, वो भी कैसे संख्या लेना है? प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल उनके योग के क्या बराबर हो सकता है। यहां पर भी आपको पॉसिबिलिटी वाली बात करते हैं। तो मैंने एक चीज कहा, यदि ये पॉसिबल है तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि भाई ये क्रमागत होनी चाहिए। और यदि मान लो हमारे पास कितने संख्या बोला गया है? 5, तो मैं क्यों ना एवरेज निकाल लूं भाई। एवरेज निकालने से हो सकता है मेरा काम आसान हो जाए। तो मैंने कहा यदि मैं 100 को मान लो 5 से भाग देता हूं तो कुछ तो एवरेज मिलेगा। तो आप कहोगे 5 से भाग देने पर 100 को कितना आ जाएगा? औसत के रूप में 20 तो आ जाएगा, है ना भाई। औसत के रूप में कितना मिला? 20। अब मैं समझ गया कि भाई ये लगातार हो, इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे पास 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5, और हमको पता है कि औसत जो होता है यदि लगातार हो तो बीच वाली संख्या होता, तो भाई ये 20 है। फिर एक अगला वाला 21 होगा, फिर अगला वाला आपके पास 22 हो सकता है। उसी प्रकार उससे पहले 19 होगा और उससे और पहले 18 होगा। तो मैं ये 5 ऐसे संख्या है जिनको जोड़ने पर मुझे 100 तो मिल ही जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो पहला कथन है दोस्तों एकदम क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। आगे समझ में बिल्कुल ध्यान से देखना है भाई, हर एक सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं फर्जी चीज बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला आप लोगों को। क्लियर है? जो भी पढ़ाऊंगा एग्जाम में पूछने लायक सवाल पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है? फिर आगे हम बढ़ते हैं। 3 ऐसे संख्या लेना है जो क्रमागत हो, बोला गया है, कंटिन्यू होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए, और साथ में यदि उनका गुणन करे, गुणनफल जो होगा उनके योग के भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए दोस्तों। तो मैंने एक चीज नोट किया यहाँ पर, यदि ऐसा है तो इसमें केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू बन सकता है। वो हमारे पास क्या है? 1 गुणा 2 गुणा 3, और मान लो इनका गुणा करने के बजाय मान लो जोड़ते हैं 1 + 2 + 3, तो आप देख पाओगे 3 दूनी 6 और 6 कम 6, और इस साइड 1 और 2 3 और 3 और 3 6। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर दूसरा वाला जो कथन है ये भी सही होगा, क्योंकि ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है जिनका गुणा करने पर 6 आ रहा है, और साथ में यही 3 प्राकृतिक संख्या है जिनको जोड़ने पर भी 6 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जो है क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कथन दूसरा भी मेरा क्या होगा? करेक्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि भाई ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको हर सवाल को क्या करना है? डील करना है भाई। आया मजा सवाल? क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, लाइक करो, है ना, ताकि मैं भी फुल एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ा पाऊं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा ये भी जितने भी मैं सवाल कराऊंगा, मैं बता रहा हूं हर एक सवाल बेहतरीन होने वाला है। अब देखिए क्या बोला गया है। ये बोलता है हमारे पास यहाँ पर कि नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने, बोला गया है। भाई कथन ये हमारे पास कि ए और बी 2 पूर्ण संख्याएं हैं। कैसे संख्याएं भाई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? उन संख्याओं को हम पूर्ण कहेंगे जो बिल्कुल कटा पीटा टूटा फूटा ना हो, है ना भाई। एक लड्डू का टुकड़ा है, उसको मैं पूरा लड्डू कैसे बोल सकता हूं? तो कोई भी यदि हमारे पास भिन्न वाला संख्या जैसे 2/3, ये हमारे लिए पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, और ना ही कोई संख्या हमारे पास दशमलव के रूप में है, तो ये भी हमारे लिए पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या तो हम उसको बोलेंगे जैसे 1 2, ये अपने आप में पूर्ण है, ये ना तो टूटा फूटा ना ही हम इसको भाग के रूप में रखें, तो ये हमारे लिए पूर्ण संख्या है। क्लियर है? तो वही बोला गया कि मान लो ए और 2 पूर्ण संख्याएं हो तो इनका गुणनफल सी जो आएगा ये भी एक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 1 भी मेरा पूर्ण संख्या मान लिया, और मान लो मैंने 4 को भी पूर्ण संख्या मानता हूं, क्योंकि भाई पूर्ण संख्या है, मानने वाली बात ही नहीं है।
तो 1 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो भाई 4 जो गुणनखंड आएगी वो भी तो हमारे पास पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भाई जो कथन होगा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इसके हम किस पर, कारण पर। तो बोला गया है मान लो a इंटू बी बराबर सी, यह एक गुणा के लिए संवरक नियम कहलाता है। बोला गया है क्या सही में ऐसा संवरक नियम है? मैंने एक चीज कहा कि मान लो मेरे पास 2 एक संख्या 3 दूसरा संख्या, इन दोनों का गुणा कर दिया, 2 इंटू 3 बराबर आ गया 6। तो ये जो नियम होगा गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, इसी नियम को संवरक के नियम के नाम से जाना जाता है। इसको बिल्कुल दिमाग पर बिठा लेना। तो मैं कहूंगा कारण भी सही है, और ये जो कारण है इसके ऊपर वाले जो कथन उसके सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दिया गया कि पूर्ण संख्याओं का गुणन करने पर सी जो आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये भाई संवरक नियम ऊपर वाले कथन की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों यहाँ पर, तो आप कहोगे कि भाई कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही तरीके से व्याख्या भी हो रहा है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, ठीक है भाई। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया, ध्यान समझना। मान लो मेरे पास 10,000 रुपए राशि है, 10,000 रुपए की एक धनराशि जिस पर ब्याज जो है वार्षिक रूप से लगता है 10%, के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सत्य हो सकते हैं? बोला गया है। अब हमारे पास पहला है दोस्तों, ध्यान समझना, जे वाला कथन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 2 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या 100 रुपया प्राप्त होगा। तो मुझे पता है आप लोग यहाँ पर फार्मूला पुटअप कर देते, मैं फार्मूला नहीं लगाना चाहूंगा, मैं यहाँ पर फ्रैक्शन विधि लगाना चाहता हूँ। ध्यान समझना, बहुत आसान है। मैं एक चीज कहा कि 10% वार्षिक ब्याज, तो 10% जो होता है हमारे पास परसेंट वैल्यू, इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे 1/10। मतलब मान लो मैं कहा पहले साल का ब्याज 10 लगेगा तो दूसरे साल का ब्याज 11 तो लगना ही है। ये होगा हमारे पास, ठीक है। ये क्या होगा, CI होगा भाई, ये क्या होगा CI, चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले साल यदि 10 ब्याज लगेगा तो दूसरे साल 10, और एक ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलाकर कितना बन जाएगा, 11। लेकिन SI की बात करूं तो SI पर पहले साल 10 लगेगा तो दूसरे साल भी 10 लगेगा। तो मैंने एक चीज नोट किया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 और 11 टोटल 21 ब्याज लगा, और साधारण ब्याज पर 10 और 10 टोटल 20 ब्याज लगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कितने का आ गया, तो आप कहोगे भाई 1 का तो आएगा। क्लियर है? अब मैंने कहा यदि 1 का आया है तो हमको पता है कि जो भी यहाँ पर पहला वाला फ्रैक्शन होता है 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, तो आप कहोगे 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर 100, ये मूलधन का काम करेगा। और 100 का मान दिया है यहाँ पर 10,000, 100 का मान दिया है 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 का मान कितना आ गया 100। यही 100 मेरा क्या था, अंतर था 1 के मान के रूप में। तो मैं कह सकता हूं कि जो पहला वाला जो कथन होने वाला है दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है भाई? आज समझ में। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला गया है कि 3 वर्ष की CI और SI का अंतर 310 है। अब 3 साल का कैसे निकालोगे, तो याद रखना दोस्तों, बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। 3 साल के CI निकालने के लिए 10, फिर उसी फ्रैक्शन को लिखना है 11, फिर उसी फ्रैक्शन को लिख देना है 10। ये होगा टोटल 10 11 10 कितना हो गया 31। लेकिन आपके पास SI कितना होगा भाई, तो हर साल आपके पास 10-10 लगेगा। तो मैंने कहा पहले साल 10, दूसरे साल 10 और तीसरे साल 10, मतलब टोटल कितना लग गया, मैंने कहा 30। क्लियर है? अब ये क्या सही है हमारे पास, नहीं, हम डायरेक्ट अंतर की बात करें तो हम इसको लिखने की जरूरत ही नहीं करेंगे। जो भी आएगा ये डायरेक्ट अंतर होगा 10 और 11, CI और SI के अंतर के बीच 10 11 10 कितना हो जाएगा 31। इतना याद रखना है। क्लियर है? अब याद रखना 3 साल की गणना तो पहले वाले का क्यूब कर देंगे, तो 10 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे भाई 1000, और 1000 का मान दिया गया है 10,000। तो मैंने कहा 1 का मान तो मेरे पास कितना हो गया 10 तो होगा। अब 1 का मान 10 है तो 31 का मान 310। तो मैं कह सकता हूं कि के वाला जो कथन होगा दोस्तों ये भी मेरा करेक्ट है। यदि आप मेरे पूरे CI के क्लास को देख लेते हो तो मुझे लगता है कि आप फार्मूला तो कभी लगाना नहीं चाहोगे यार, फार्मूला और आप कभी भूलना ही नहीं है आपको, है ना। आप देखते बनाओगे बिना पेन उठाए, लोग तो पेन उठाते हैं, आपको उतने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? लेकिन उसके लिए मेरे जो पिछले क्लास है उनको देखना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष के CI और SI का अंतर 10 रुपए है। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा चीज याद रखना, पहले 4 साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों सेम आता है। जब सेम आएगा तो अंतर कैसे बन सकता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि जो भाई के वाला कथन है ये बिल्कुल बेबुनियाद है मेरे लिए, है ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष के बाद SI पर मिश्र धन 13,310 प्राप्त होगा बोला गया है।
13,310। हमको पता है कि 3 साल का है ना, 2 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा। तो आप कहोगे कि 10,000 की राशि पर 2 साल का ब्याज कितना होगा भाई। तो ब्याज निकाल लेते हैं 2 साल का, कितना परसेंट, 20% बनेगा इंटू 100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और आपके पास 10 दूनी ये 200 और ये 2,000 रुपये बनेगा भाई। 2,000 ब्याज और 10,000 आपके पास मूलधन, तो कितना होना चाहिए था, ये 12,000 होना चाहिए था। कितना मिश्र धन प्राप्त होना चाहिए था, 12,000, लेकिन ये भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हमने देखें कि हमारे कौन कौन से सही, केवल जे सही है और के सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसे आपको क्या करना है, सवाल बनाना है ना। कई लोगों को ये फार्मूला पर दिक्कत हुआ होगा, आप 2 साल का फार्मूला और 3 साल का फार्मूला लगाकर देख लेना, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। मैं इन सवालों को तो देखता भी नहीं है ना, फार्मूला लगाने की तो बात बहुत दूर की है, मैं तो देख कर बता देता कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ये आपको भी करना है भाई, है ना, ऐसे आपको भी करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, जितने भी सवाल है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखना, ठीक है। ये तो मोस्ट आईएमपी सवाल है, ध्यान समझना क्या है सवाल में। 1840 रुपए का एक बिल है हमारे पास, ठीक है भाई, ध्यान समझना। 1840 रुपए का एक बिल, जिसमें 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के नोटों में भुगतान किया जाता है। मान लो किसी को मुझे 1840 रुपए देना है बिल बनाकर, या उसको भुगतान करना है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि नोट या तो 50 के हो, 20 के हो, या तो 10 के होने चाहिए। तो कुल और नोटों की संख्या भी दिया है, मैं 50 से ज्यादा नोट यूज नहीं करूंगा, मैं 50 ही नोट यूज करूंगा। क्लियर है, तो इनमें से कौन से कथन जो होगा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है आपको। सही है नहीं, सही नहीं वाला आपको चुनना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखना, गजब के सवाल है। पहला वाला ध्यान से देखते हैं। 50 के 25 नोट उपयोग में लाए गए तथा शेष 20 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग में है बोला गया है। मतलब मान लो पहला कथन ये है कि भाई मेरे पास 50 नोट होने चाहिए और प्राइस कितने होने चाहिए, तो मैंने कहा प्राइस होने चाहिए 1840 रुपए, इतना तो मुझे पता है। अब मैंने एक चीज देखा कि 50 रुपए के कितने नोट है, तो 50 रुपए के 25 नोट, कितने नोट, 25 नोट। अब एक चीज बताओ भाई, मान लो मेरे पास 50 रुपए के 25 नोट है, तो मैं क्यों ना पहाड़ा पढ़ देता हूँ, 25 पंचे 125, मतलब 1250 रुपए हो गए। 25 नोटों की जो प्राइस हुआ ये हो गया मेरे पास कितना, 1250। अब मेरे पास बच कितने गए, तो मैंने कहा अभी भी मेरे पास 25 नोट तो बचा हुआ है। कितने नोट बचा है भाई, 25, क्योंकि टोटल नोटों की संख्या कितना है, 50। तो अभी भी मेरे पास कितने बचे हैं, 25 नोट तो बचे हुए हैं। मैंने एक चीज नोट किया यहाँ पर, यदि 25 के 25 नोट मैंने 20 रुपए के मान लिए, अभी तो मैं 10 को छोड़ ही दे रहा हूँ ना। मैंने एक चीज कहा, यदि 25 के 25 नोट मेरे पास कितने का हो जाए, 20 रुपए वाले हो जाए, तो मैंने कहा फिर तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे 25 दूनी होता है आपके पास 50 और एक जीरो का जीरो, कितना हो जाएगा, 500 रुपए प्राइस बनेगा। अब इन दोनों को जोड़कर देखूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 1840, 1250 में यदि मैं 500 को जोड़ देता हूं तो 1750 होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर प्राइस होना चाहिए था 1840, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कथन है एकदम गलत होगा, और मुझे नहीं वाला बताना है, तो इसलिए मेरे लिए क्या है, करेक्ट होगा। क्लियर है, गलत है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि दूसरा कथन ये कि 25 रुपए के 35 नोट है। मान लो मैं यहाँ पर डील करना चाहूं कि भाई मेरे पास 20 रुपए वाले कितने नोट है, तो आप कहोगे 35 नोट है। 35 नोट, प्राइस कितना बनेगा भाई, तो 35 दूनी 70, 700 रुपए, तो ऐसे हो गया। क्लियर है। फिर बाकी जो है शेष 50 और 10 रुपए मूल्य वर्ग के हैं। तो मैंने एक चीज कहा, यदि मैं 35 नोट यूज कर दिया तो बचे कितने नोट, तो आप कहोगे भाई 15 नोट तो और बच गए, और मैं चाहता हूं कि सभी के सभी नोट 50 रुपए के हो जाए, है ना। मैं यहाँ पर फिर 10 को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। यदि मैं मान लूं भाई, यदि मैं मान लूं कि बाकी जो 15 नोट बचे वो 50 रुपए के हो जाए, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 750 रुपए। जोड़ कर देखा तो फिर मैंने देखा 700 और 750 तो 1450 रुपए हुए, है ना। मुझे तो करना था 1840, इस हिसाब से ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा मेरे लिए, एकदम गलत हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट वाला देखते हैं। अब 10 रुपए के मान लो 20 नोट है, 10 रुपए के 20 नोट है मेरे पास। मैंने कहा 10 रुपए प्राइस के कितने नोट, मैंने कहा 20 नोट है, 20 नोट, तो इस हिसाब से इसका टोटल प्राइस कितना बनेगा भाई, तो आप कहोगे 200 रुपए बन जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास अभी भी 30 नोट तो बच गए, क्योंकि 50 नोट होना चाहिए था, ध्यान समझना मेरी बात को। और मैंने एक चीज कहा कि भाई मान लो ये जो 30 नोट है ये सबके सब 50 के हो जाए, 20 को अभी भी मैं छोड़ दिया। मैंने तो पॉसिबल वैल्यू मान रहा हूं, तो आप कहोगे 25 दिया, अब 5 दिया 15, तो कितना होता है, 1500 हो जाता है।
कितना होता है 1500, तो भी मैंने जोड़कर देखा 200 1500 को तो 1800 हो रहा है। मुझे करना था कितना 1840, तो मेरे लिए ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने देखा कि मैंने तीनों कंडीशन में अप्लाई करके देखा, तीनों कंडीशन में मैं मैक्सिमम वैल्यू रख कर देखा, तो मैक्सिमम वैल्यू रखने के बावजूद 1840 की प्राइस नहीं मिल पाया। मतलब मेरे तीनों के तीनों जो कथन है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3 जो होगा ये यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा और ऐसे सवाल बनेगा, चाहे आप मानो या ना मानो। आपके नहीं मानने से, है ना भाई, आपके मानने नहीं मानने से व्यापार को फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, ठीक है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है भाई। आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ जितने भी सवाल बहुत मजेदार रहेगा, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना, शेयर करना जरूरी है। पूर्ण वर्ग के संबंध में निम्न में से सही कथन को चुनिए। अब कोई भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है या जो पूर्ण वर्ग है, उस पूर्ण वर्ग के संबंध में ये आपके पास 4 कथन दिया गया है, उनमें से आपको सही कथनों को चुनना है। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि पूर्ण वर्ग है क्या। तो मैंने एक चीज कहा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक अपने आप में पूर्ण वर्ग है। 2 का स्क्वायर 4, 4 भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 भी अपने आप में पूर्ण है। 4 का वर्ग होता है 16, ये भी पूर्ण वर्ग है। 5 का वर्ग 25, ये भी पूर्ण वर्ग है। 6 का वर्ग होता है मेरे दोस्तों 36, ये भी पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार आगे बढ़ गया मैं 7 का वर्ग करके देखा तो 49, ये भी एक पूर्ण वर्ग है। 49 के बाद मैंने कर दिया चलो मैं 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, ये भी पूर्ण वर्ग है। और 9 का वर्ग किया तो ये भी 81 पूर्ण वर्ग है। और 10 का वर्ग किया तो ये भी मेरे पास 101 पूर्ण वर्ग है। क्लियर है। अभी मैं इतने डाटा पर काम करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये 100, ये तो पूर्ण वर्ग है ना। मैं कह सकता हूँ कि भाई एक पूर्ण वर्ग है, 4 एक पूर्ण वर्ग है, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 21, 100, ये सब के सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। मानते हो आप इस चीज को। अब हम चलते हैं कथन की, ध्यान समझना। किसी पूर्ण वर्ग, पहला कथन है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 होगा। क्या बोला गया है, पहला कथन यह है कि मान लो कोई एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, इकाई का अंक मान लो यदि 5 है तो दहाई के अंक को 2 होना चाहिए बोला गया है। मैंने एक चीज कहा कि भाई मैंने यहां पर देख लिया इस चीज को कि भाई यहां पर इकाई का अंक क्या है 5, तो दहाई का अंक क्या दिया 2 दिया गया है। एक और अंक ले लेता हूं, मान लो मैं कर लेता हूं यहां पर 15, 15 का वर्ग करके देखा तो 225 होता है। 25 का वर्ग करके देखा, 25 का वर्ग तो मैंने कहा 25 का वर्ग करने पर 625 होता है। मुझे बोला गया कि यदि मान लो इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए, इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पर जे वाला जो कथन है एकदम करेक्ट है। क्या गजब का सवाल बनाया गया है ना, जिस बंदे ने भी बनाया है गजब के दिमाग लगाया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा किसी संख्या का इकाई अंक 7 और 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती बोला गया है। मान लो आपको इकाई अंक पर 7, 8 दिखाई दे तो क्या सही में वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम जितने भी डेटा निकाले उसमें देखते हैं 7 और 8 है कि नहीं। यहाँ पर 1 है, 7 तो नहीं है। यहाँ पर 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0 है, मतलब 7 और 8 नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि मान लो इकाई के स्थान पर कभी 7 आ जाए, 8 आ जाए तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज और नोट कर लेना, कभी भी याद रखना 2, 3, 7 और 8 ये कभी इकाई अंक पर नहीं होता पूर्ण वर्ग संख्या की। ये 4 अंक ऐसे हैं जो भूल के भी आपके पूर्ण वर्ग की संख्या की इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता। यदि आता है तो आप जान जाना कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर के वाला जो कथन है ये तो गजब का है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो दहाई का अंक सम होना चाहिए बोला गया है। मान लो इकाई के स्थान पर 9 है तो दहाई के स्थान पर कोई सम संख्या तो होना चाहिए बोला गया है। तो मैंने कहा यहाँ पर तो हमको नहीं मिला यार, है ना, यहाँ पर तो केवल 9 है, लेकिन यहाँ पर 9 है और दहाई के स्थान पर 4 एक सम संख्या है। ठीक है, मान लो कोई और करके देखो तो यहाँ पर भाई एक आध और पूर्ण संख्या है क्या, 9 प्राप्त वाले। एक होता है हमारे पास 23 का वर्ग, नहीं है ना, हम कर देते हैं चलो 27 का वर्ग कर देते हैं। 27 का वर्ग करते हैं कितना होगा भाई, तो आप कहोगे 27 का वर्ग होता है 729, है ना। और एक होता है हमारे पास 23 का वर्ग, 23 का वर्ग होता है 529, है ना।
529 होता है। तो हमने एक चीज नोट की है कि यदि 9 इकाई अंक पर तो उसके दहाई स्थान पर कोई सम संख्या है, 9 यहाँ पर है तो उसके दहाई स्थान पर कोई सम संख्या। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एल वाला कथन होगा दोस्तों, ये भी मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या बोला गया, ध्यान समझना। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 है तो दहाई का अंक भी 0 ही होगा बोला गया है। अब हमने एक चीज नोट की है कि यदि मान लो कि इकाई का अंक 0 है तो उसके दहाई का अंक भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ पर 0 दिया गया है दोस्तों, है ना। केवल सिंगल 0 आ जाए तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एम वाला जो कथन होगा ये भी मेरा करेक्ट होने वाला है। तो मैंने देखा इस सवाल के लेवल को देखा, है ना। यदि आप नहीं जानोगे तो भूल जाओगे इस चीज को यार, है ना। तो हमारे लिए चारों के चारों कथन एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। ये होना चाहिए लेवल सवाल का। और ऐसे सवाल आएंगे, हो सकता है लेवल भी बढ़ जाए इससे, लेकिन आपको हर एक सवाल के लिए एक्टिव रहना है और कंटिन्यू मॉडल पेपर जो आने वाला एग्जाम तक उनको देखना। और बीच में हम एक दिन महामैराथन क्लास लेंगे जो पूरे सब्जेक्टों का महानिचोड़ होगा। क्लियर है, तैयार रहना उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए बोला गया है। ध्यान समझना। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, मान लो आपको बोल दिया गया कि ए और बी कोई अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम ए और बी के गुणनखंड के बराबर होता है बोला गया है। मान लेते हैं क्या सही है भैया कथन। तो मैंने कहा अभाज्य संख्या ले लिया। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे, या मैं दूसरे शब्द में कहूं तो ये कह सकता हूं जिसके मिनिमम हो या मैक्सिमम 2 फैक्टर तो होने चाहिए, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैंने लिख लिया भाई यहाँ पर कि भाई 2 अभाज्य संख्या ले लिया, 2 और 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये आपके पास दूसरे नंबर का, तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है। अब मान लो 2 और 3 का आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आप ऐसे निकालते हो ना भाई, आप तो सबसे पहले 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 3 में तो जाएगा नहीं। फिर उसके बाद हम 3 से भाग देंगे, 1 और 1। तो मैंने कहा जो जो मुझे गुणनखंड मिला है 2 और 3 का आपस में गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। यही इस चीज को बताया गया है। मान लो मुझे ये बोल दे कि ए का मान है भाई 2 और बी का मान है 3, तो भाई यहाँ पर मैंने ए इंटू बी करके क्या निकाल लिया, उसका एलसीएम निकाला ना भाई। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बोलेंगे एलसीएम किन्हीं भी संख्याओं का अधिकतम मान होता है। अब जो एलसीएम आता है हमारे पास, जो भी एलसीएम आएगा, ये क्या बोला गया है, एलसीएम किन्हीं भी संख्याओं का अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू होता है। भाई मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगा, ये तो मिनिमम होता है। जो एचसीएफ होता है वो आपके पास मैक्सिमम होता है, एलसीएम मिनिमम होता है। यहाँ पर अधिकतम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, न्यूनतम होना चाहिए था। तो ये तो ऐसे मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन तो है मेरा जो लायक है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल। फिर व्रत के संबंध में निम्न में से सही कथन को आपको चुनकर बताना था भाई। हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, चारों में से कोई ना कोई ऐसा कथन तो होगा ही जो आपके दिमाग के हिसाब से टकराएगा जरूर। क्लियर, ध्यान समझना। व्रत में अनंत त्रिज्या हो सकती है बोला गया। मैंने कहा कि व्रत मालूम एक सर्कल का डिजाइन कर लिया, सर्कल का सेंटर ये होगा भाई। अब त्रिज्या क्या होता है, तो केंद्र से परिधि तक जो खींची हुई लाइन होता है इस प्रकार से, ये हमारे लिए त्रिज्या होता है। तो मैंने कहा ये 1 त्रिज्या, ये 2 त्रिज्या, ये 3 त्रिज्या, ये 4 त्रिज्या, ये 5 त्रिज्या, ये 6 त्रिज्या, ये 7 त्रिज्या, ये 8 त्रिज्या, 9 त्रिज्या। और इसको मान लो बारीकी से और लिखना चाहूँ तो वाकई में त्रिज्याओं की संख्या अनंत बन सकता है। जैसे आपके पास साइकिल के जो स्पोक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वो धुरी से, है ना, रिंग तक आया होता है, मतलब त्रिज्या होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक व्रत में अनंत त्रिज्या हो सकता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो जे वाला जो कथन होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। व्रत में अनंत व्यास होता है। अब व्यास के संदर्भ में यदि मैं बात करूं कि व्यास क्या होता है भाई, तो आप कहोगे व्यास उस बिंदु को कहा जाता है या उस लाइन को कहा जाता है जो केंद्र से गुजरे। कोई ऐसा लाइन जो केंद्र से गुजरे, तो ये एक व्यास हो गया, मान लेते हैं डी, ये दूसरा व्यास हो गया, ये तीसरा व्यास हो गया, ये चौथा व्यास हो गया, 5वां व्यास हो गया, 6वां व्यास हो गया, 7वां। तो इसकी भी संख्या क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है ना भाई। ये भी मेरे लिए डी है, ये भी 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 डी है। तो इसकी भी संख्या क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है। तो ये जो जे के वाला जो कथन होगा दोस्तों, ये भी मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, आज समझ में। आगे बढ़ते हैं। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है।
अब जीवा क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे कि एक परिधि कोने से एक परिधि के छोर से दूसरे परिधि के छोर तक कोई लाइन मान लो इस प्रकार से खींच दिया जाए, जैसे हमारे पास सेंटर ये खींच दिया गया, तो ये हमारे लिए क्या होता है, जीवा होता है, कॉर्ड होता है। क्लियर है भाई? लेकिन ये यही केवल जीवा नहीं होता है ना, यदि मैं मान लो इसी को केंद्र से होकर गुजार दूं तो ये भी तो मेरा जीवा होगा, और केंद्र से जो गुजरा हुआ जीवा होता है इसी को व्यास बोला जाता है, और यही सबसे बड़ी जीवा भी कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं कि एल वाला कथन भी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। लास्ट बोला गया है वृत्त के केंद्रीय कोण 180 डिग्री का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताना, यदि मेरे पास ये सर्कल है और इसमें मुझे केंद्रीय कोण का मान बताना है, इस बिंदु का मान बताना है, तो आप कहोगे कि ये जो कोण का निर्माण करेगा वो अपने पूरे चारों ओर बनाएगा, और चारों ओर का कोण 360 डिग्री का होता है ना, और एक सरल रेखा द्वारा बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 180 तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ 360 डिग्री का होना चाहिए था। तो मैं कह सकता हूँ कि एम वाला कथन जो होगा ये हमारे लिए बकवास कथन है। ठीक है, ये कथन हमारे लिए सही तो नहीं। क्लियर भी आए समझ में? तो हमने देखे कौन कौन से सही होंगे भी हमारे, तो आप कहोगे एक तो जे सही है, के सही है और एल। जे, के और एल, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे दोस्तों ये क्या होगा, करेक्ट होगा। मजा आ रहा है ना भाई क्लास? ठीक है, मजा आ रहा है ना सबको? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो यार, है ना, शेयर करते रहना है। ध्यान समझना, ये भी गजब का सवाल है, हर एक सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिएगा, यदि कोई संख्या 72 से, किससे भाई, 72 से विभाज्य है, तो संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। मान लो कोई संख्या 72 से कटने वाला होगा, ठीक है, तो उसके संदर्भ में क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या क्या कथन सही हो सकता है, उसके बारे में बोला गया है। तो संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने एक चीज नोट किया कि मेरे पास जो 72, यदि मान लो कोई संख्या 72 से कटना चाहता है, तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि ये 2 अंकों से जरूर कटना होगा, उसको 8 और 9 से। 9 और 8 क्यों लिया भाई? क्योंकि ये अलग अलग संख्याओं का मल्टीपल है। 8 जो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 से बना है, जबकि 9 जो है 3 इंटू 3 से बना है। चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, 12 इंटू 6, लेकिन नहीं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 इंटू 2 और एक बार 3 है, और यहाँ पर 2 इंटू 3, तो आप अलग अलग अंकों को कैसे समेट सकते हो? नहीं ना समेट सकते। तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन यही होता कि मैं इसको 8 और 9 के मल्टीपल के रूप में देखूं, ना कि 12 और 6, ना कि 18 और 4। इतना याद रखना है, जब भी मल्टीपल देखो तो कुछ बीच की चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। यदि मैं मान लूं 12 6 के 72 तो होता है, अब मैं वहां पर 12 और 6 के मल्टीपल लगाना चालू करूंगा, और यहीं पर मैं हो सकता है फंस जाऊं। एक चीज को याद रखने यार दोस्तों मेरे, है ना, यहाँ पर अलग अलग अंकों का मल्टीपल नहीं ले सकते, एक बार 2 2 का और फिर एक बार 3 का ले रहे हैं, यहाँ पर 3 और 2 का नहीं। या तो आप सेम अंकों का मल्टीपल ले लो, या तो है ना सेम अंक का, तभी तो वो उस अंक से मल्टीपल के बराबर कहलाएगा। क्लियर है? अब मैंने एक चीज समझ गया कि ये 8 के भाज्यता के नियम और 9 के भाज्यता के नियम में तो शामिल होगा ही। अब 8 के भाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 8 के भाज्यता का नियम ये कहता है दोस्तों, 8 के भाज्यता का नियम, मैंने कहा अंतिम 3 अंक यदि कटने वाला हो, अंतिम 3 अंक यदि कटे तो वो तो कटना ही है। मतलब इतना तो तय है कि यदि 8 से कट रहा है, वो 8 के मल्टीपल है, मतलब 8 के नियम लागू होने चाहिए, और मैं 100% कह सकता हूं कि अंतिम 3 8 से कटने चाहिए। इसका मतलब जे वाला कथन जो होगा करेक्ट करना चाहिए। आगे हम देखते हैं संख्या के अंकों का योग 9 से। अब 9 के भाज्यता का नियम क्या है? सभी अंकों का योग, हमने पढ़े भी, सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो संख्या 100% किससे कटेगा? तो आप कहोगे 9 से तो कटेगा। तो मैं कह सकता हूं कि के वाला कथन जो होगा दोस्तों ये भी मेरा एकदम करेक्ट होने वाला है। आ रहा है भाई समझ में? ठीक है, क्योंकि भाई 8 के भाज्यता का नियम लास्ट के 3 डिजिट को फाइंड आउट करने में, क्लियर करने में, और 9 का जो भाज्यता के नियम सभी अंक को जोड़ने के बाद यदि वो 9 से कट जाता है तो हम एकदम एक तरह से निश्चित हो जाएंगे, और हम श्योर रूप से कह सकते हैं कि अब तो 72 से कटेगा ही, क्योंकि उसमें 8 का नियम भी लागू हो गया और साथ में 9 का नियम लागू हो गया। आ रहा है समझ में? अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 है, 2 होगा। अब अभाज्य गुणनखंड मालूम मैं निकालना चाहता हूँ 72 के, ध्यान समझना। तो 72 को सबसे पहले 2 से भाग दे देते हैं भाई, तो ये 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से भाग देंगे तो 9, अब तो ये हो जाएगा 3 से भाग देंगे, 3 3 9, और 3 से भाग देंगे 1। तो मैंने एक चीज कहा कि 72 के मल्टीपल में क्या क्या देखने को मिला? 2 कितने बार आया है? 3 बार,
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 कितने 12 है, 3 बार 2 12 है, 3 इंटू 3। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते क्या इस डेटा को, तो आप कहोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 2 जो होता है एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है भाई, अभाज्य संख्या, और ये कितने हैं 3, तो मैं पहले 3 लिख दूंगा। यहाँ पर 3 भी अभाज्य संख्या और उनकी संख्या कितनी है 2, तो 2, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 नहीं होना चाहिए था, बल्कि कितने होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे। तो इस हिसाब से एल वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे समझ में। फिर बोला गया संख्या 12 से भाज्य होगा। अब हमको लग रहा है कि भाई ये 12 के मल्टीपल में आता है, 12 छक के 72, तो क्यों नहीं होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम एकदम 100% नहीं कह सकते कि जो संख्या 12 से कटेगा वो जरूरी हो कि 72 से कटे, है ना भाई। 24 12 से तो कटेगा, लेकिन 72 से कटेगा क्या, नहीं। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि एम वाला कथन भी होगा, गलत हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अभी मैं बताया कि जो संख्या 12 से कटेगा जरूरी नहीं है कि वो किससे कटे, आपके मैंने कहा 72 से कटे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई, 72 से कटने वाली डेटा 12 से कट सकता है ना, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन एकदम जरूरी नहीं है ना, इस चीज को याद रखना। हर केस में जरूरी तो नहीं होगा ऐसा, इतना याद रखना है। तो ये एम वाला कथन गलत हो जाएगा। तो हमारे लिए केवल जो सी होगा आपके पास, जे के और एल, ये हम जे के एल नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, हमारे पास बी वाला जो ऑप्शन होगा, कौन सा, बी वाला, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होने वाला है। क्लियर, अभी मजा आ रहा है ना क्लास, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनकर हमको क्या करना था, बताना था। यहाँ पर हमारे पास एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, ध्यान से समझना। स्थिर जल में नाव की चाल को धारा के अनुकूल चाल कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमारे पास 2 चाल देखने को मिलता है, ठीक है। एक होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, और एक होता है प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। अब अनुकूल चाल क्या होता है, तो याद रखना, मान लो ये हमारे पास पानी है, ठीक है, और ये पानी के बहने की दिशा ही है, ध्यान समझना, ये पानी के बहने की दिशा है। और मान लो एक नाव को मैं, है ना, उसी डायरेक्शन में क्या करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। ये मेरे पास नाव है, नाव भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो मैं अब यहाँ पर कहूँगा कि भाई ये नाव की चाल, नाव भी उसी डायरेक्शन में, और ये जो पानी है, पानी की डायरेक्शन भी वही है, या धारा की, तो हम कहेंगे कि अनुकूल चाल है, क्योंकि जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में हम नाव को चला रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये अनुकूल चाल है, दोनों एक दूसरे के गति के साथ बह रहे हैं, है ना। तो हम बोलेंगे अनुकूल चाल, मतलब अनुकूल चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो अनुकूल चाल बराबर मैं लिख सकता हूँ नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाए, है ना, तो ये जो होगा ये अनुकूल चाल कहलाएगा। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर प्रतिकूल चाल की, अब आपके पास ये आपकी नदी है, ठीक है, नदी बहना चाह रही है उस दिशा में, मैंने कहा ये नदी के बहने के डायरेक्शन है, लेकिन आप नाव को क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में बहाना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। ये मेरे पास नाव है और नाव को मैं ये डायरेक्शन में चलाना चाह रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि नाव उस डायरेक्शन, मतलब पानी उस डायरेक्शन और नाव को इस डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं धारा जो होगा वो नाव की गति का विरोध करेगा ना भाई, तो इसी को बोलेंगे हम प्रतिकूल चाल। क्या बोलेंगे, प्रतिकूल चाल में नाव की चाल में से हम धारा की चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जो चाल आएगा वही चाल हमारे लिए प्रतिकूल चाल कहलाता है। आगे समझ में। अब हम देखेंगे यहाँ पर स्थिर जल में नाव की चाल को, है ना, धारा के अनुकूल चाल कहते हैं बोला गया। एक चीज बताओ, यहाँ पर एक शब्द आया है स्थिर जल। स्थिर जल मतलब क्या होता है, जल 2 प्रकार के होंगे, एक बहता हुआ जल और एक स्थिर जल। बहता हुआ जल मतलब नदी के जो जल है वो बहता हुआ जल है, क्योंकि वो कोई जगह रुका नहीं है, वो कंटिन्यू अपने धीमे धीमे, है ना, चालों के साथ क्या है, बह रही है। लेकिन तालाब के पानी क्या होगा, स्थिर जल कहलाएगा। तालाब के पानी, कुआं के पानी, टब में रखे हुए पानी, ये स्थिर जल है भाई। नदी के पानी कैसे स्थिर हो सकता है। अब मान लो कोई नाव तालाब में है ना, तालाब में पानी रुका हुआ है और उसमें यदि हम नाव को चलाते हैं तो वो धारा के अनुकूल चाल कैसे कहलाएगा, वो केवल नाव का चाल कहलाएगा, क्योंकि वहां पर पानी, रुका हुआ पानी है, तो वहां पर यदि हम खुद तैरते भी हैं तो अपने स्पीड होता है, पानी का नहीं है, तो अनुकूल चाल तो कहलाएगा नहीं। तो मैं कहूंगा कथन जो होगा ये गलत हो जाएगा। बारीकी से देखना है हर एक सवाल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाव की चाल यदि ज्ञात करना है तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल को 2 से भाग देंगे। अब हमको मान लो नाव की चाल ज्ञात करना है, तो इन दोनों समीकरण को जोड़ कर देखते हैं। एक हमने देखे अनुकूल चाल वाला, अनुकूल को लिख देता हूं यार मैं, ध्यान समझना।
अनुकूल चाल बराबर हमने क्या देखे, नाव प्लस धारा, और प्रतिकूल हमने क्या देखे, तो प्रतिकूल चाल बराबर नाव माइनस क्या देखे, धारा। ठीक है, मान लो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, ध्यान समझना, यदि इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, जोड़ दूंगा तो क्या होगा, तो आप कहोगे अनुकूल प्लस प्रतिकूल बराबर नाव और नाव जुड़कर कितना हो जाएगा, 2 गुणा नाव, और ये एक बार धारा प्लस में और एक बार निगेटिव तो कट जाएगा, 2 का पक्षांतर करेंगे तो आप कहोगे अनुकूल प्लस प्रतिकूल गुणा में, इसलिए किसमें आ जाएगा, भागित बराबर नाव की चाल। और ये जो हमारे पास जो कारण है, इस कारण में इसी फार्मूला का जिक्र किया गया है, मतलब कारण तो एकदम करेक्ट है, कारण एकदम सही है। तो मैं कहूंगा कथन गलत है, लेकिन जो कारण होगा दोस्तों ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बारीकी से हर एक सवाल को देखना है और आगे बढ़ना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट सवाल देखने वाले हैं, गजब का सवाल है ना, बहुपद पर संबंधित सवाल है और हमारे सिलेबस का हिस्सा है भी, आपके पास याद रखना, जो अलजेब्रा है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको आप नकार नहीं सकते। ध्यान समझना, बहुपद के संदर्भ में सही कथन को आपको चुनकर बताना था। अब ये बोला गया है कि घातांक हमेशा गैर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, बोला गया है। मान लो कोई भी मेरे पास बहुपद होगा, जैसे मैंने कहा x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 5, ये मेरे पास मान लो एक बहुपद है, और इस बहुपद में मैंने एक चीज नोट किया कि यहाँ पर x की पावर कैसा है, 2 देख लिया मैंने, यहाँ पर 2x में x की पावर 1 होगा, ये होगा ना भाई, यही चलता रहेगा कंटिन्यू। तो मैंने एक चीज कहा, यहाँ पर घातांक जो होगा हमेशा गैर ऋणात्मक। गैर ऋणात्मक कहने का मतलब है धनात्मक, जो भी घात होगा वो कैसे होनी चाहिए, धनात्मक। तो हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों, बहुपद में कभी भी ऋणात्मक घात नहीं आ सकता, कभी भी ऋणात्मक घात नहीं होता। ऐसा घात आपको नहीं देखने को मिलेगा x की पावर -2, ऐसा घात कभी बहुपद में देखने को नहीं मिलता। मतलब मैं कह सकता हूं कि जे वाला कथन एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर बहुपद को चर से विभाजित किया जा सकता है। अब मान लो चर मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे पास है ना भाई, चर जो अपने आप में चर सकता है ना, क्या हम किसी भी बहुपद को चर से भाग दे सकते हैं? तो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, बहुपद है और इसको चर से भाग देना है मान लो x से, तो कभी भी आप x से भाग नहीं दे सकते। इस चीज को हमेशा याद रखना, कभी भी केवल चर से भाग नहीं दिया जा सकता, तो के वाला कथन जो होगा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानक रूप में घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, बोला गया। अब जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, बहुपद है, तो इसमें हमने घात क्या क्या देखे, मान लो इसको रीअरेंज करना चाहेंगे तो कैसे अरेंज करना चाहेंगे। मान लो ये लिख दिया गया है 5 प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x, तो आप कैसे लिखोगे? तो मैंने कहा इसको लिखने का सही तरीका तो ये होना चाहिए कि बड़े घात को सबसे पहले लिखूंगा, उसके बाद वाले घात वाले को 2x, और सबसे लास्ट हम 5 लिखते, इस प्रकार से लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने एक चीज कहा, मानक रूप में घातों को घटते क्रम में, सबसे पहले बड़े घात, उसके ऊपर ये छोटा घात, और फिर इस प्रकार से, मतलब सबसे बड़े घात को रखना पड़ता है, उसके बाद छोटे घात को रखना पड़ता है, और लास्ट में सबसे छोटे घात को रखना पड़ता है। तो ये जो एल वाला कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, घात x की पावर 1/2 के रूप में हो सकता है। अब मैंने कहा ये तभी ऐसा पॉसिबल है यदि मैंने कहा कि कोई घात मेरे पास मान लो क्या x/2 के रूप में, या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x की पावर चाहे तो -2 के रूप में, ऐसा तो कभी भी ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही आपके पास ये भिन्न के रूप में होता है। ये जो भी होंगे ये क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। इसी चीज का जिक्र ऊपर में किया गया है, जो भी घात होगा बहुपद में एक तो धनात्मक होगा और साथ में क्या ऐसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ना तो दशमलव में और ना ही भिन्न के रूप में। तो ये वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो हमने देखे कि हमारे 2 कथन सही हुए, एक तो जे और एक हमारे पास एल। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल बहुत ज्यादा पूछेंगे आपके यहाँ पर 25 नंबर का मैथ्स है, तो आप इतना तो मान लो कि भाई ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा ही, और अच्छे से एग्जाम को क्या करना है, डील करना है। कोशिश यही करना कि आपके 40+ नंबर आने चाहिए, 45 टोटल आपके पास कहा जाए तो है ना, कैलकुलेशन पार्ट वाला है, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग मिलाकर, तो इसमें कम से कम आपके 40+ नंबर तो आने ही चाहिए, है ना। तब हम कहेंगे कि भाई हमने कुछ किए हैं। क्लियर है? तो देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और चुनिंदा और बेहतरीन सवालों के साथ। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रखता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लियर है दोस्तों? धन्यवाद।